नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। सहायक आचार्य के पोस्टिंग को लेकर शिक्षक नाराज, एसओपी से पोस्टिंग की मांग, महिलाओं ने बताई पीड़ा। राजधानी रांची में सहायक आचार्यों की नियुक्ति के बाद अब पोस्टिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला प्रशासन पर मनमानी और बिना किसी एसओपी यानी नियम के पोस्टिंग करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को 100 से अधिक शिक्षक अपनी शिकायतों के साथ रांची डीसी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि प्रशासन ने पोस्टिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती, जिससे योग्य शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। शिक्षकों की सबसे बड़ी नाराजगी महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर है। आरोप है कि महिला सुरक्षा और शारीरिक अक्षमता का ध्यान रखे बिना उन्हें घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। शिक्षकों ने बताया कि कई लोगों को बुढ़मू से तमाड़ और कांके से लापुंग जैसे दूरदराज के इलाकों में पोस्टिंग दी गई है, जिससे ड्यूटी करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। नाराज शिक्षकों के मुताबिक 28 दिसंबर को मोराहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन अब प्रशासन की गलत नीतियों के कारण उन्हें मानसिक परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की है कि गृह प्रखंड या आसपास के क्षेत्रों में पोस्टिंग के नियमों का पालन हो और दिव्यांगों एवं महिलाओं को नजदीकी स्कूलों में पोस्टिंग दी जाए। रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, बाल बाल बचे लोग। राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक के पास पर्ल ऑर्किड नाम के अपार्टमेंट में शुक्रवार की सुबह आग लग गई। राहत की बात है कि इस अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ है। फ्लैट में रखे कई जरूरी सामान जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये फ्लैट झारखंड पुलिस के सार्जेंट मेजर अभिनव पाठक के नाम पर है। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले बाथरूम से धुआं निकलना शुरू हुआ। उस वक्त फ्लैट में 2 बच्चे, एक बुजुर्ग, एक महिला और एक पुरुष मौजूद थे। राहत की बात रही कि धुआं उठते ही सभी घर से बाहर निकल गए। फ्लैट के लोगों ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे अचानक धुआं निकलने लगा। इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। पता नहीं चल पाया कि धुआं आखिर कहां से उठा। इसके थोड़ी ही देर बाद पूरे फ्लैट में आग की लपटें उठने लगी। इसको देखते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर मौजूद झारखंड पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया। उन्होंने कहा कि जब टीम पहुंची तो आग की तेज लपटें निकल रही थीं। हालात बेहद नाजुक थे, फिर भी फायर ब्रिगेड की टीम ने मुस्तैदी के साथ इस पर काबू पाने में सफलता हासिल की। 11वें फ्लोर स्थित फ्लैट में आग लगते ही पूरे अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। सभी फ्लोर के लोगों ने तत्परता दिखाई और सीढ़ियों के सहारे अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और अभियान शुरू कर दिया। राहत की बात है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आकलन किया जा रहा है कि संबंधित फ्लैट को कितना नुकसान पहुंचा है। सीएम हेमंत की जनता से अपील, शीतल लहर में सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि राज्य में चल रही शीतल लहर को देखते हुए आप सभी आवश्यक सावधानियां बरतें और सुरक्षित रहें। उन्होंने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है, विशेषकर सुबह और शाम के समय में। सीएम ने सभी से गर्म कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने अलाव या हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल करने और कमरे में अच्छा वायु संचार बनाए रखने की भी सलाह दी है। अगर किसी को खांसी, जुकाम, कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई या भ्रम जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस, 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन या 1800-345-6540 पर कॉल की जा सकती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। आदिवासी छात्रा सविता की मेहनत को मिला मुख्यमंत्री का साथ, पढ़ाई के लिए मिलेगी हर संभव मदद। झारखंड की 24 वर्षीय आदिवासी छात्रा सविता कच्छप ने अपने संघर्ष और मेहनत से साबित किया है कि आदिवासी भी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। पिता के निधन और आर्थिक तंगी के बावजूद सविता ने हार नहीं मानी। उनके जीवन में कभी कभी सूखी रोटी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का हौसला नहीं खोया। सविता ने बीटेक, एमटेक की पढ़ाई पूरी की है और अब पीएचडी करने जा रही
रही हैं, जिससे वे आदिवासी समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में नई मिसाल कायम करेंगी। वे अपनी बड़ी माँ के घर में रहती हैं। हालांकि रिसर्च और पढ़ाई में लैपटॉप के साथ अन्य कई जरूरी चीजों की कमी उन्हें बाधित कर रही है। इसके बावजूद उनका आत्मविश्वास और परिवार का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सविता की कहानी हाल ही में द फॉलोअप में दिखाई गई, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान में लिया। मुख्यमंत्री ने रांची के डीसी को निर्देश दिया है कि होनहार सविता को हर संभव मदद दी जाए और उनके परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। सविता ने कहा, मैं लोगों की मानसिकता बदलना चाहती हूँ कि आदिवासी सिर्फ जंगल में रहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी भी बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं। नेत्रहीन परिवार की उजड़ गई दुनिया कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर रहने को है मजबूर। गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर पंचायत के एक गांव में 20 दिसंबर को मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जीतपुर गांव निवासी महेंद्र मंडल और उनकी 2 बेटियां रुक्मणी कुमारी व कंचन कुमारी, तीनों नेत्रहीन का आशियाना वन विभाग की कार्यवाही में तोड़ दिया गया। आरोप है कि ये कार्यवाही बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के की गई है, जिससे पूरा परिवार अचानक बेघर हो गया। बताया जाता है कि महेंद्र मंडल वर्षों से इसी घर में अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। 20 दिसंबर को अचानक वन विभाग की टीम पहुंची और ये कहते हुए घर को ध्वस्त कर दिया कि मकान वन भूमि पर बना है। इस कार्यवाही के बाद नेत्रहीन पिता और उनकी दोनों बेटियां सड़क पर आ गईं। घर टूटते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सबसे पीड़ादायक पहलू ये है कि इसी गांव में वन विभाग की कथित भूमि पर 50 से अधिक मकान बने हुए हैं, लेकिन कार्यवाही सिर्फ एक नेत्रहीन और असहाय परिवार पर ही की गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर जमीन वन विभाग की ही है तो फिर चयनित कार्यवाही क्यों? इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में घर उजड़ जाने के बाद महेंद्र मंडल और उनकी बेटियां खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। न सिर पर छत है, न ठंड से बचने का कोई साधन। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार के पास न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई, न ही प्रशासन की ओर से अब तक कोई मदद पहुंची। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, पीड़ित परिवार को तत्काल अस्थायी आवास और राहत दी जाए, साथ ही बिना नोटिस की हुई कार्यवाही की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही हो। ये घटना प्रशासनिक कार्यवाही से ज्यादा एक असहाय परिवार के दर्द और सिस्टम की संवेदनहीनता की कहानी बनकर सामने आई है। झारखंड में चल रही है बर्फीली हवा। गुमला का पारा 3 डिग्री पर पहुंचा। रांची में कनकनी से लोग परेशान। झारखंड में बर्फीली हवा चल रही है। हालत यह है कि दिन में भी लोग सिहरन महसूस कर रहे हैं। राज्य की ज्यादातर जिलों में शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। 27 दिसंबर को शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसकी तुलना में गुमला का पारा 3 डिग्री पर पहुंच गया है। इसकी वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बाजार में हीटर की मांग बढ़ गई है। ज्यादातर दुकानों में हीटर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। वहीं ठंड लगने की वजह से पेट दर्द, दस्त और उल्टी की शिकायत वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छा सकता है। अगले 2 दिनों तक यानी 28 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। हालांकि इसके बाद के 3 दिनों में न्यूनतम पारा में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा होने की संभावना जताई गई है। इससे साफ है कि नववर्ष की दस्तक कड़ाके की ठंड के बीच होगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर 3 दिन ट्रैफिक रूट बदलेगा। रांची में बंद रहेंगे सभी बाईलेन। जमशेदपुर में आज रात हो सकती है पहली मॉक ड्रिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर शहर में 3 दिनों के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया जाएगा। 28 से 30 दिसंबर तक राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। एयरपोर्ट से लोक भवन तक 85 से ज्यादा जगहों को बैरिकेडिंग करने के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं जमशेदपुर में प्रशासन की ओर से 26 दिसंबर की रात पहली मॉक ड्रिल किए जाने की संभावना है। इधर रांची में चिन्हित रूट लाइन पर काफिला आने जाने के दौरान सभी बाईलेन को बंद रखा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए गुरुवार को ही मुख्य सड़क से जोड़ने वाले 75 से ज्यादा बाईलेन चिन्हित हुए हैं। एयरपोर्ट से राजभवन तक 300 से ज्यादा अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों को तैनात किया जाएगा। इस रूट में 3 दिनों के लिए ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को 28 दिसंबर की शाम 4:30 बजे से पहले ही पहुंचना होगा। वहीं 29
दिसंबर की सुबह हवाई यात्रा करने वाले लोगों से 7:30 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। 2 दिवसीय कार्तिक जत्रा का आयोजन 29 दिसंबर से गुमला के रायडीह में होने जा रहा है। मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम एवं ST/SC आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष फगन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। 30 दिसंबर को समापन समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। अति विशिष्ट अतिथि केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय, ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी आदि रहेंगे। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 29 दिसंबर को प्रस्तावित जमशेदपुर आगमन को लेकर शहर अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील हो चुका है। राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने वाले आदित्यपुर NIT रोड के किनारे रहने वाले लोगों की घर-घर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा मकानों में रहने वाले सभी सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। बाकायदा उनके आधार की फोटोकॉपी लेकर सत्यापन किया जा रहा है। इसके लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है। राष्ट्रपति के कारकेड में 40 से ज्यादा वाहन शामिल रहेंगे। अगर सभी वाहन शहर आ गए तो 26 दिसंबर की रात में मॉक ड्रिल किया जाएगा। 27 दिसंबर को रात में दूसरा और 28 दिसंबर को सुबह 10 बजे से फाइनल मॉक ड्रिल होगा। रामगढ़ में प्रशासन की रोक के बावजूद लोहारटोला जमीन की घेराबंदी शुरू, विरोध के बाद काम रुका। रामगढ़ जिला प्रशासन की रोक के बावजूद लोहारटोला की खाली जमीन पर आज घेराबंदी शुरू की गई। पिलर खड़ा करने के लिए मशीन भी मंगवाई गई थी। हालांकि रामगढ़ के पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया। शंकर चौधरी के विरोध की खबर सुनकर बारामसिया काली मंदिर परिसर और लोहारटोला होलिका दहन मैदान के एक दावेदार के परिवार जमीन पर पहुंचे और घेराबंदी कार्य रोके जाने का विरोध करने लगे। दोनों पक्षों में काफी गहमागहमी हुई। हालांकि रामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया। इसके बाद घेराबंदी का काम रुकवा दिया। बता दें कि 2 दिन पहले जमीन की सफाई और सीमांकन किया गया था। तब पंजाबी मोहल्ला तक बने दुकान मालिकों ने रास्ते को लेकर विरोध जताया था। उनका कहना था कि वे दशकों से दुकान चला रहे हैं, अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो ग्राहक कैसे दुकान आएंगे। इसके बाद जमीन की घेराबंदी करने वालों ने 10 फीट का रास्ता छोड़ने पर सहमति जताई। इस पर दुकानदारों ने विरोध जताया तथा 12 फीट जमीन छोड़ने की बात कही गई। हालांकि बाद में 15 फीट का रास्ता छोड़ने पर सहमति बनी और आज घेराबंदी का कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन विरोध के बाद घेराबंदी का काम रुक गया। हाईकोर्ट के जज ने किया संप्रेक्षण गृह व हजारीबाग सेंट्रल जेल का निरीक्षण। झारखंड हाईकोर्ट के जज सुजीत नारायण प्रसाद ने शुक्रवार को हजारीबाग स्थित संप्रेक्षण गृह, बाल सुधार गृह एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान DC शशि प्रकाश सिंह और SP अंजनी अंजन समेत झालसा के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हजारीबाग के संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण करने के उन्होंने संपूर्ण परिसर का अवलोकन किया और सजायाफ्ता किशोरों से संवाद स्थापित कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने किशोरों को दिए जाने वाले भोजन, किशोर न्याय बोर्ड हजारीबाग से संबंधित व्यवस्थाओं, पुस्तकालय, बच्चों से मुलाकात कर व्यवस्था की जानकारी, चिकित्सा कक्ष, परामर्श कक्ष, भोजनालय, हॉस्टल, शौचालय, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की गहन निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान माननीय न्यायाधीश के स्वागत में संप्रेक्षण गृह के किशोर कैदियों द्वारा योग और व्यायाम की प्रस्तुति दी गई, जिसे माननीय न्यायाधीश ने सराहते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके बाद जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर कैदियों को उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कैदियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रत्येक कैदी को अपने विरुद्ध चल रहे मुकदमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने महिला वार्ड, अस्पताल वार्ड सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया और कारा प्रशासन को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। 40 लाख की ठगी का पर्दाफाश, जामताड़ा पुलिस की कार्रवाई में एक गिरफ्तार। जामताड़ा के मिहिजाम थाना क्षेत्र में करीब 40 लाख रुपए की बड़ी ठगी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक गुलशन कुमार के अनुसार शांतिनगर निवासी मिथिलेश श्रीवास्तव पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मिहिजाम थाना कांड संख्या 66/25 दिनांक 23/8/25 के तहत मामला दर्ज किया है। इस कांड में आरोपी के विरुद्ध धारा 316/2, 318/4, 61/2B के तहत कार्रवाई की गई है।
मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आरोपी ने अलग अलग लोगों को झांसे में लेकर निवेश या लाभ का लालच देकर बड़ी रकम ऐंठी है। शिकायतों की पुष्टि के बाद मिहिजाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस निरीक्षक गुलशन कुमार ने साफ कहा है कि ठगी और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ठगी के शिकार लोगों की संख्या कितनी है, रकम कहां-कहां निवेश या ट्रांसफर की गई, क्या इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं। मिहिजाम पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है। धनबाद डुमरी में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका। झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत जामाडोबा डुमरी 2 नंबर इलाके में शुक्रवार को एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान संतोष शर्मा 42 वर्ष के रूप में हुई है, जो डुमरी 2 नंबर मोड़ पर एसटीडी और फोटो फ्रेमिंग की दुकान चलाता था। स्थानीय लोगों द्वारा नाले में शव देखे जाने के बाद इसकी सूचना जोड़ापोखर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाकर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजन और स्थानीय के अनुसार संतोष शर्मा काफी मिलनसार स्वभाव का था। गुरुवार रात करीब 8 बजे उसने अपनी पत्नी से फोन पर बात कर कहा था कि खाना बनाकर रखो, घर आ रहा हूं, लेकिन इसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। शुक्रवार सुबह उसका शव नाले में मिलने की सूचना मिली। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जिससे हत्या का संदेह प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस संबंध में जोड़ापोखर थाना प्रभारी ने बताया कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाले से शव बरामद किया गया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। रांची सदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा आधुनिक, 11 करोड़ 74 लाख की योजना स्वीकृत। झारखंड सरकार ने रांची जिले के अंतर्गत सदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डे केयर सेंटर, डोरंडा के पुनर्विकास एवं उन्नयन की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के तहत इस योजना पर कुल 11 करोड़ 74 लाख 54,300 रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये एक नई योजना है, जिसके तहत डे केयर सेंटर की सुविधाओं को आधुनिक और बेहतर बनाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य मरीजों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और अस्पताल की आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। योजना के तहत भवन के दूसरे तल्ले का विस्तार और मौजूदा भवन का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही विद्युत कार्य, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, नर्स कॉल सिस्टम, मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, HVAC, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अस्पताल एवं प्रशासनिक फर्नीचर, साइनेज कार्य, वर्षा जल संचयन टैंक, सेप्टिक टैंक, डीप बोरिंग और आंतरिक सड़क निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस परियोजना के पूरा होने से डोरंडा क्षेत्र सहित आसपास के मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे रांची जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। पलामू के जेलहाता में बंद घर से नकद और 5 लाख के गहने की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। पलामू शहर थाना क्षेत्र के जेलहाता स्थित सर्वोदय नगर में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया है। चोर घर का ताला तोड़ नकदी और कीमती जेवरात उड़ा ले गए। इस मामले में गृहस्वामी सतीश पांडे ने मेदिनी नगर शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतीश पांडे 5 दिसंबर को अपनी पत्नी के इलाज के लिए रांची गए थे। उनके घर में एक रिश्तेदार रह रहा था। हालांकि वो भी 20 दिसंबर शनिवार को अपने गांव बालूमाथ चला गया। इसी का फायदा चोरों ने उठाया और बंद घर का ताला तोड़ गहने, जेवर और नकद की चोरी कर ली। किसी परिचित ने गुरुवार को फोन पर सतीश को जानकारी दी कि उनके घर का ग्रिल का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलते ही सतीश पांडे रांची से वापस लौटे। घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कमरे और बक्से के ताले टूटे हुए हैं और घर का सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर करीब 5,000 रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने गायब पाए गए। चोरों ने बुधवार रात करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर 3 संदिग्ध व्यक्ति नजर आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति लंगड़ाकर चलता दिखाई दे रहा है। तीनों के चेहरे ढके हुए थे। इस संबंध में शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है। जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। जामताड़ा में 36 घंटे के भीतर दूसरी ज्वेलरी शॉप दुकान में चोरी, पुलिस अब भी खाली हाथ।
जिले में 36 घंटे में फिर ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जामताड़ा के मिजिहाम में बीती रात फिर ज्वेलरी दुकान को टारगेट करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिजिहाम के चितरंजन रोड रेलवे स्टेशन के समीप शिरडी ज्वेलर्स में ये घटना को अंजाम दिया गया है। दुकानदार शिव प्रसाद साव जब अपनी दुकान खोलने के लिए सुबह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वो सुबह दुकान खोलने के लिए गए थे, तब देखा कि दुकान के पिछले हिस्से की दीवार काटकर चोर अंदर घुसकर कटर मशीन से अलमारी को काटकर जेवरात ले उड़े। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना में ही मिजिहाम थाना पुलिस को दे दी गई है और जांच में जुट गई है। वहीं दोपहर को जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। बताते चलें कि इधर जामताड़ा मुख्य बाजार के बालाजी ज्वेलर्स में डकैती की घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ था। इधर 36 घंटे में ही फिर से दूसरी ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गई। इस घटना के बाद जामताड़ा में चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि इस घटना में सोने चांदी के गहने कितने रकम की चोरी हुई है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसका आकलन किया जा रहा है। इधर मिजिहाम के स्वर्ण व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष कपूर बर्मन ने बताया कि जामताड़ा के बालाजी ज्वेलर्स दुकान में हुई चोरी के विरोध में गुरुवार को पैडल मार्च निकालकर मिजिहाम थाना में मेमोरेंडम दिया गया था। थाना से आश्वासन मिला था कि यहां इस प्रकार की घटना नहीं होगी और कल ही रात को इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई। अपराधियों ने दीवार काटकर और कटर मशीन से सारे जेवरातों की चोरी कर ली। राष्ट्रपति मुर्मू ने ओल्ड चिकी लिपि में संताली भाषा का संविधान किया जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान संताली भाषा में भारत के संविधान का विमोचन किया। इस अवसर पर संविधान को ओल्ड चिकी लिपि में उपलब्ध कराया गया, जिसे लेकर संताली समाज में खुशी और गर्व का माहौल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि ये संताली भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है। अब वे अपनी मातृभाषा और ओल्ड चिकी लिपि में संविधान को पढ़ और समझ सकेंगे। उन्होंने संविधान के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इसे ओल्ड चिकी लिपि में प्रकाशित कराने के लिए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनकी टीम की सराहना की। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने इस पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में ये महत्वपूर्ण कार्य संभव हो सका। उन्होंने कहा कि इस पहल से संताली भाषा बोलने वाले लोग संविधान को अपनी भाषा में आसानी से पढ़ और समझ पाएंगे। गौरतलब है कि संताली भाषा को वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में रहने वाले संताल आदिवासी समुदाय के लोग बोलते हैं। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस में लगी मशीन में आई खराबी, कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, यात्री हुए परेशान। दुमका शहर के हावड़ा डिवीजन के पास रेलवे ट्रैक पर चल रहे मेंटेनेंस कार्य में लगी मशीन में खराबी हो गई, जिसकी वजह से शुक्रवार को कई ट्रेनों का परिचालन में देरी हुई। इससे दुमका स्टेशन पर कई ट्रेनों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। ट्रेन के देरी से परिचालन होने पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन के देरी से खुलने की वजह से सबसे अधिक परेशानी देवघर हावड़ा मयूराक्षी एक्सप्रेस के पैसेंजर को हुई। ये ट्रेन देवघर से समय पर दुमका पहुंची। ट्रेन को दुमका से हावड़ा के लिए इसे सुबह 4 बजे खुलना था, लेकिन ट्रैक पर लगी मशीन की खराबी की वजह से ये ट्रेन लगभग 5 घंटे की देरी से खुली और वो 9 बजे हावड़ा के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन में रामपुर हाट, बर्धमान, हावड़ा जाने वाले यात्रियों को दुमका रेलवे स्टेशन में कड़ाके की ठंड के बीच स्टेशन पर वक्त गुजारना पड़ा। इसी तरह रांची दुमका गोड्डा इंटरसिटी एक्सप्रेस को तय समय 7 बजे दुमका पहुंचना था, लेकिन वो दुमका स्टेशन से पहले न्यू मदनपुर के समीप तकरीबन 2 घंटे तक रुकी रही। ये ट्रेन 2 घंटे की देरी से 9 बजे दुमका पहुंची और फिर गोड्डा के लिए रवाना हुई। इसी तरह जसीडीह दुमका पैसेंजर ट्रेन भी दुमका स्टेशन पर देर से पहुंची। ऐसे में एक्सप्रेस से लेकर लोकल ट्रेन के यात्रियों को स्टेशन पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देवघर हावड़ा मयूराक्षी एक्सप्रेस के यात्रियों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में घंटों परेशान होना पड़ा। यात्रियों ने कहा कि उसे दोपहर में कोलकाता में जरूरी काम था, लेकिन ट्रेन के लेट होने से अब वो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं कुछ अन्य यात्रियों का कोलकाता में डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, वे भी काफी निराश दिखे। हालांकि इस मामले को लेकर रेलवे के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे। बता दें कि 1 महीने पूर्व भी 27 नवंबर को रामपुर हाट से खुलकर दुमका का रास्ता जाने वाली रामपुर हाट जसीडीह पैसेंजर ट्रेन बेपटरी हो गई थी। इसमें रेल ट्रैक बाधित हो गया था और कई घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया था। उस समय भी यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
धनबाद में राज्यपाल ने कहा, हर शिक्षित युवा समाज के एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लें। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU का द्वितीय दीक्षांत समारोह शुक्रवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में हुआ। मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने 220 टॉपर्स को डिग्री व गोल्ड मेडल प्रदान किया। इनमें 35 PhD छात्र, 3 अकादमिक सत्रों के 3 सर्वश्रेष्ठ PG छात्र और 3 सर्वश्रेष्ठ UG छात्र शामिल हैं। इसके अलावा MBBS के 5, LLB के 4 व B.Ed, M.Ed, BCA और BBA के 3 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें नई खोज, नवाचार और अनुसंधान के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर शिक्षित युवा को समाज के कम से कम एक बच्चे की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर अवश्य लेना चाहिए। यदि प्रत्येक शिक्षित युवा किसी एक बच्चे का भविष्य संवारने का संकल्प ले तो अशिक्षा समाप्त होगी और सामाजिक असमानता की जड़ें स्वतः कमजोर पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। समारोह में UG के 3 अकादमिक सत्रों के 78 और PG के 3 अकादमिक सत्रों के 80 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर पहली बार UG विभागवार टॉपर्स को भी गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि राज्य के कुछ विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और कुलपति की कमी जल्द दूर की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि जहां-जहां शिक्षकों और कुलपतियों की कमी है, वहां अगले माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित हों और शैक्षणिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संचालित हों, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के नामांकन में कमी एक चिंता का विषय है, जिसे दूर करने के लिए सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 15वें वित्त आयोग का 275 करोड़ झारखंड को मिला। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए विमुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने राशि विमुक्त करने के आदेश के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये अनुरोध किया है कि वो इस राशि के झारखंड सरकार के खाते में ट्रांसफर कर दे। ये राशि अनटाइड फंड के रूप में दी गई है, यानी सरकार संबंधित क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से इस पैसे को खर्च कर सकती है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में इस राशि को विमुक्त करते हुए इसे 4,342 पंचायतों और 253 पंचायत समितियों और 24 जिला परिषदों के माध्यम से खर्च की जाएगी। केंद्र द्वारा निर्धारित इस शर्त के आलोक में राज्य के 3 ग्राम पंचायतों और 11 पंचायत समितियों में खर्च नहीं की जा सकेगी। राज्य में 4,345 ग्राम पंचायत और 264 पंचायत समितियां हैं। केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का बंटवारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 2011 की आबादी के आलोक में किया जाएगा। केंद्र से मिली राशि का बंटवारे में आबादी के 90% और क्षेत्रफल को 10% वेटेज दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के बीच राशि का बंटवारा राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैसे विमुक्त करने के साथ ही इसे 10 कार्य दिवस के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। धनबाद में नागरिक सुरक्षा मंच का DGMS के खिलाफ धरना, कार्यशैली पर उठाए सवाल। नागरिक सुरक्षा मंच ने शुक्रवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर DGMS खान सुरक्षा महानिदेशालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों ने धनबाद में स्थापित DGMS की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। वक्ताओं ने कहा कि DGMS का मुख्य कार्य खनन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की निगरानी करना और किसी भी खतरे की स्थिति में BCCL को आगाह करना है, लेकिन धनबाद में DGMS BCCL के इशारों पर काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि अवैध कोयला उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसमें लगातार लोगों की जान जा रही है। वक्ताओं ने केंदुआ-डीह क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में DGMS की जवाबदेही बनती थी, लेकिन समय पर सही रिपोर्ट नहीं दिए जाने से उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। IAS विनय चौबे के करीबी श्रवण जालान और नवीन पटवारी से पूछताछ करेगी ACB। शराब, वन भूमि और सेवायत भूमि घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB आज सस्पेंडेड IAS विनय चौबे के करीबी श्रवण जालान और नवीन पटवारी से पूछताछ करेगी। एजेंसी ने रांची के व्यवसायी श्रवण जालान और दुमका के व्यवसायी नवीन पटवारी को समन भेजकर शुक्रवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। ACB ने पिछले दिनों दोनों कारोबारियों के रांची और दुमका स्थित आवास और कार्यालय में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में कई डिजिटल एविडेंस और अलग अलग जगहों पर निवेश के सबूत मिले हैं। दोनों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
लोहरदगा डीसी की फर्जी फेसबुक आईडी से फैलाए जा रहे भ्रामक संदेश, प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा। लोहरदगा जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा जिला उपायुक्त कुमार ताराचंद के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाए जाने का मामला सामने आया है। इस फेक आईडी के जरिए उपायुक्त के नाम और पद का हवाला देकर लोगों को भ्रामक और गुमराह करने वाले संदेश भेजे जा रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार उक्त फर्जी आईडी से सीआरपीएफ अधिकारी का पुराना फर्नीचर बेचने से संबंधित संदेश प्रसारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह असत्य है। प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि ऐसे किसी भी संदेश पर विश्वास न करें और न ही कोई प्रतिक्रिया दें। मामले की जानकारी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सतर्क और सजग रहने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपायुक्त कुमार ताराचंद की ओर से इस तरह का कोई फेसबुक अकाउंट या संदेश जारी नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार का फेक संदेश प्राप्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें। फर्जी आईडी बनाकर दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी प्रशासनिक अधिकारी की फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई गई हो। इससे पहले भी राज्य में डीजीपी से लेकर विभिन्न जिलों के उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जा चुके हैं। इन माध्यमों से लोगों को भ्रमित करने, ठगी करने या गलत सूचना फैलाने के प्रयास किए गए हैं। प्रशासन ने एक बार फिर नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी सरकारी अधिकारी के नाम से आने वाले संदेशों की सत्यता की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें। धनबाद को रेलवे की बड़ी सौगात, धनबाद और भोपाल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी। भारतीय रेलवे ने धनबाद के यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे बोर्ड ने भोपाल और धनबाद के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। जारी आदेश के अनुसार भोपाल धनबाद एक्सप्रेस का संचालन जल्द शुरू किया जाएगा। इस फैसले से झारखंड के कोयलांचल क्षेत्र, खासकर धनबाद को देश के मध्य भाग से सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। अब तक धनबाद से भोपाल की यात्रा करने वालों को या तो कई ट्रेनें बदलनी पड़ती थी या फिर लंबा समय लगता था। नई एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से यात्रा न केवल सीधी और आरामदायक होगी बल्कि इससे समय की भी बचत होगी। नई एक्सप्रेस ट्रेन सिंगरौली, चोपन, रेणुकूट, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, बरकाकाना, रांची रोड, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कतरासगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। इससे धनबाद का संपर्क झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों से मजबूत होगा। ये ट्रेन आधुनिक आईसीएफ कोचों के साथ चलेगी, जिसमें स्लीपर और जनरल कोच शामिल होंगे। ट्रेन का रखरखाव भोपाल में किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि इस ट्रेन को जल्द से जल्द सुविधाजनक तारीख से शुरू किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर पहली यात्रा को विशेष ट्रेन के रूप में चलाकर बाद में नियमित सेवा में बदला जाएगा। विनय सिंह को दिल्ली की प्रॉपर्टी, करोड़ों की बेनामी संपत्ति और मनी ट्रेल पर कुछ याद नहीं, पत्नी कहाँ है ये भी पता नहीं। एसीबी द्वारा गिरफ्तार आईएएस विनय चौबे के सबसे करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को अपनी पारिवारिक सदस्यों और अन्य करीबी लोगों के नाम पर की गई करोड़ों की संपत्ति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। नहीं उन्हें इस बात की जानकारी है कि एसीबी के बार बार समन जारी होने के बाद भी उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एजेंसी के सामने क्यों नहीं आ रही हैं। ये बातें तब सामने आई जब एसीबी ने विनय सिंह से बेनामी संपत्ति और उनकी पत्नी के बारे में पूछताछ की। एसीबी की पूछताछ में आरोपी विनय सिंह द्वारा जांच में सहयोग करने के बजाय लगातार टालमटोल करने वाले जवाब दिए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट रूप से सामने आया है कि आरोपी महत्वपूर्ण तथ्यों पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए जांच को दूसरी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। एसीबी के पदाधिकारी विनय सिंह से जब भी कोई जानकारी मांगते हैं तो वे मुझे जानकारी नहीं, मुझे याद नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं जैसी बातें कर कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, एजेंसी ने विनय सिंह से पूछा कि बार बार समन जारी होने के बाद भी उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह उपस्थित क्यों नहीं हो रही हैं। पति पत्नी के बीच केस से जुड़ी किसी भी चर्चा से इनकार करते हुए खुद को पूरी तरह अनभिज्ञ बताया। एसीबी के मुताबिक ये रुख जांच से जानबूझकर दूरी बनाए रखने की ओर इशारा करता है। दिल्ली में एसीबी की सर्च के दौरान जिस प्रॉपर्टी में विनय सिंह का बेटा मौजूद पाया गया, उस प्रॉपर्टी के संबंध में भी विनय सिंह ने किसी भी तरह की जानकारी, स्वामित्व या कंट्रोल से इनकार किया। प्रॉपर्टी के इस्तेमाल और अन्य सवालों पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। विनय सिंह दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर मौजूद करोड़ों रुपए की संपत्ति की बेसिक जानकारी तक देने से बच रहे हैं। जांच एजेंसी ने उनसे उनकी संपत्ति को लेकर प्लॉट नंबर, फ्लैट की जानकारी, डेवलपर की जानकारी और वास्तविक निवेश के बारे में पूछा तो उन्होंने याद नहीं बोलकर सवाल टालने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बार बार ये कहा कि सभी प्रॉपर्टीज इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाई गई हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए, कब आए और पैसों का भुगतान कैसे किया गया, इसका स्पष्ट जवाब उनके पास नहीं है।
प्रिंस खान के 2 शूटर पलामू से गिरफ्तार, सोना कारोबारी से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 शूटरों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शूटरों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा गोली और अन्य सामग्री बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी प्रिंस खान के कहने पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे। दरअसल 21 दिसंबर को पलामू के मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र के ज्वेलरी कारोबारी रंजीत कुमार सोनी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पहाड़ी मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से हथियार और गोली मिले हैं। कुछ दिन पहले चतरा के इलाके के एक कारोबारी से करोड़ों की रंगदारी मांगी गई थी। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया में खबर चली थी। इसी खबर से मोहम्मद नाजीम और मुर्तजा अंसारी को प्रिंस खान का नंबर मिला। इस नंबर से नाजीम ने प्रिंस खान से संपर्क किया और सोना कारोबारी का नंबर दिया। कुछ महीने पहले नाजीम ने सोना कारोबारी से खरीदारी की थी। उसी खरीदारी के बिल से सोना कारोबारी का नंबर मिला था, जिसे उसने प्रिंस खान को दिया था। गिरफ्तार दोनों आरोपी एक अपने पास पाइप रखे हुए थे, जो देखने में हथियार की तरह लग रहा था। रंगदारी मांगने के बाद दोनों आरोपी ज्वेलरी शॉप के बगल में मौजूद केक दुकान में भी गए थे। नाजीम ने केक का ऑर्डर भी दिया था ताकि उस पर किसी को शक न हो। पुलिस को रेकी से जुड़ा सीसीटीवी भी मिला है। कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस की जांच में कई खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि रंगदारी मिलने के बाद 20% हिस्सा उन्हें मिलता, जबकि 80% हिस्सा प्रिंस खान को मिलना था। दोनों आरोपी को पैसों की जरूरत थी। मुर्तजा अंसारी ऑटो चलाता था और किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहा था। नाजीम पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस की कार्रवाई में पुलिस सब इंस्पेक्टर तंजीलुल मन्नान, सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार सहित कई जवान शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।